हेलो एवरीवन, आई एम अर्पिता। वेलकम टू रूम टू ज्योग्राफी। तो पिछले वीडियो में हमने स्टार्ट किया है प्रिंसिपल ऑफ आइसोस्टेसी, उसका ही एक पार्ट अभी भी है। वो क्या है? आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट। वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है बुओयेंसी, डेंसिटी, लिथोस्फेरिक फ्लेक्सचर, इक्विलिब्रियम। ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है प्रिंसिपल ऑफ आइसोस्टेसी, वो हमने डिस्कस कर दिया है। एंड आज है आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये अलग से भी क्वेश्चन हो सकता है यहाँ से, व्हाट इज आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट, तो वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट मतलब जो आइसोस्टेसी एक मैकेनिकल स्टेबिलिटी है, एक बैलेंस है अर्थ के ऊपर एंड अर्थ के नीचे, इन दोनों पार्ट के अंदर। तो वो जो बैलेंस है, वो जो आइसोस्टेसी है, वो कैसे एडजस्ट होता है, ये बैलेंस कैसे एडजस्ट करता है। तो व्हाट इज आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट? देयर आर 3 स्टेजेस इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ द मोस्ट माउंटेन रेंजेस। तो जो सब माउंटेन रेंज फॉर्म करता है उसके लिए मेनली 3 स्टेज है। 3 स्टेज फॉलो करके मोस्ट ऑफ द माउंटेन रेंज फॉर्म होता है। एक क्या है? एक्युमुलेशन ऑफ सेडिमेंट। पहले सेडिमेंट एक जगह पे जमा होता है। सेकेंड, रॉक डिफॉर्मेशन एंड क्रास्टल अपलिफ्ट कॉज्ड बाय द टेक्टोनिक कॉलिशन। एंड टेक्टोनिक कॉलिशन की वजह से वो जो सेडिमेंट है, वो जो चीज एक जगह पे जमा हुआ है, वो धीरे धीरे अपलिफ्ट हो जाता है, ऊपर की तरफ उठता है। थर्ड स्टेज क्या है? डेवलपमेंट ऑफ न्यू माउंटेन पीक ड्यू टू अपलिफ्टमेंट ऑफ आइसोस्टैटिक रिबाउंड एट द एंड ऑफ प्लेट कन्वर्जेंस। एंड जो प्लेट टेक्टोनिक की वजह से ये अपलिफ्टमेंट स्टार्ट हुआ है, लास्ट में जाके वो न्यू माउंटेन पीक एक बनता है एट द एंड ऑफ प्लेट कॉन्वर्जेंस। तो ये 3 स्टेज में मेनली कोई भी एक माउंटेन फॉर्म होता है। एट फर्स्ट सेडिमेंट इस जगह पे जमा होता है, उसके बाद दोनों साइड से यहाँ पे प्लेट टेक्टोनिक का जो प्रोसेस है वो चलता है, दोनों प्लेट एक दूसरे की तरफ आता है एंड बीच का जो सेडिमेंट है वो धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है एंड उसके बाद प्लेट का कॉन्वर्जेंस होता है ऐसे, एंड ऊपर न्यू माउंटेन फॉर्म करता है। तो ऐसे मेनली माउंटेन बनता है। This stage is characterized by crustal uplift because of isostatic rebound and block faulting। तो ये जो स्टेज है, जिस स्टेज में माउंटेन बना, वो मेनली कैरेक्टराइज्ड बाय क्या? क्रास्टल अपलिफ्ट। मतलब अर्थ का जो क्रास्ट का जो पार्ट है वो अपलिफ्ट हो रहा है उसकी वजह से। एंड बिकॉज ऑफ आइसोस्टैटिक रिबाउंड, आइसोस्टैटिक रिबाउंड एंड ब्लॉक फॉल्टिंग। ब्लॉक फॉल्टिंग एक है एंड आइसोस्टैटिक रिबाउंड एक है। Isostatic rebound involve the vertical movement of continental crust that is floating in the plastic upper mantle। तो vertical जो movement होता है continental crust का, वो ही है आइसोस्टैटिक रिबाउंड। जो हमने कहा आइसोस्टेसी में होता है वर्टिकल मूवमेंट, एक ऊपर का जो अर्थ क्रास्ट है वो धीरे धीरे ऊपर उठता है एंड नीचे है एस्टेनोस्फीयर। ठीक है, वर्टिकली जो मूव करता है उसे हम कहते हैं आइसोस्टैटिक रिबाउंड। यहाँ पे हुआ है आइसोस्टैटिक रिबाउंड जो है हुआ है, ये ऊपर जो है वेट है बहुत ज्यादा, ये ठीक है आइस सीट है, यहाँ पे वेट है, तो उसकी वजह से वो ऊपर रहने की वजह से ये लैंड नीचे की तरफ आया है। ठीक है, ऊपर वेट है उसकी वजह से वो नीचे की तरफ आया है। ऊपर जब वेट रिलीज हो गया है तब ये लैंड ऊपर की तरफ आ गया है। यहाँ पे आइस शीट पूरा मेल्ट हो गया है, तो ये लैंड देखिए थोड़ा ऊंचा हो गया है, ऊपर की तरफ आ गया है। यही है आइसोस्टैटिक रिबाउंड, मतलब पहले जिस जगह पे था उस जगह पे फिर से आ जाना, वही है रिबाउंड। The weight of the crust is less when the surface material from mountain is removed by the erosion। तो माउंटेन के ऊपर से जब सरफेस जो मटेरियल है वो जब रिमूव हो जाएगा तब उसका वेट जो है धीरे धीरे कम हो जाएगा। इस इमेज में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे माउंटेन बना है, ये है माउंटेन एंड वो फ्लोट कर रहा है कहाँ पे? ये मैंटल जो एस्टेनोस्फीयर है उसके ऊपर ये फ्लोट कर रहा है। ऊपर इरोशन हुआ है, माउंटेन का कुछ पार्ट यहाँ से इरोड होके चला गया है, यहाँ पे नहीं है, तो इसकी वजह से क्या हुआ? नीचे का ये पार्ट ऊपर की तरफ आ गया है। नीचे पहले था यहाँ पे एंड उसका अब लाइन है यहाँ पे, तो इतना वो ऊपर आ गया है क्योंकि ऊपर से वेट रिलीज हो गया है, तो उसकी वजह से वो नीचे से ऊपर आ गया है एडजस्ट करने के लिए। और भी बहुत ज्यादा यहाँ से पूरा इरोड हो गया है, लगभग प्लेन एरिया बन गया है, तो यहाँ से और भी ज्यादा वो ऊपर आ गया है। तो ये
है आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट, यही है रिबाउंड, सब कुछ है ये। तो ऊपर से जब वेट धीरे धीरे कम हो जाएगा, धीरे धीरे इरोशन हो जाएगा माउंटेन के ऊपर से, तब वो धीरे धीरे नीचे से ऊपर आ जाएगा, क्योंकि ऊपर लोड कम हो गया है, तो इसलिए खुद को एडजस्ट करने के लिए अपना वेट कम हो गया है, तो वो ज्यादा नीचे नहीं रहेगा, थोड़ा ऊपर आ जाएगा। अगर आप पानी में कुछ भी चीज ऐसे ही करके डालोगे एंड ऊपर से उसके ऊपर प्रेशर दोगे तो वो धीरे धीरे नीचे की तरफ आएगा, एंड जब वो प्रेशर आप रिलीज कर दोगे तो वो ऊपर आ जाएगा। जैसे आप बॉल लेके कर सकते हो, हमने पिछले वीडियो में वो एग्जाम्पल भी दिया था। तो यहाँ पे ऊपर से जब इरोड हो जाएगा, जब वेट रिलीज हो जाएगा, तो वो माउंटेन धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ जाएगा इरोशन की वजह से। एंड जब जिस जगह पे डिपोजिशन होगा, यहाँ से इरोशन होके क्या हुआ है, इस जगह पे डिपोजिशन होना स्टार्ट किया है, ठीक है, यहाँ पे डिपोजिशन हुआ है, तो ये इस जगह पे क्या हुआ है, वेट यहाँ पे आया है, ठीक है, कम नहीं हुआ है, ज्यादा हुआ है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, ये नीचे की तरफ आ गया है, ये नीचे की तरफ आ गया, जैसे माउंटेन फॉर्मेशन में होता है कि उसके ऊपर सेडिमेंटेशन जमा होके माउंटेन फॉर्म करता है एंड वो नीचे की तरफ आता है, नीचे मतलब वो ज्यादा एस्टेनोस्फीयर के अंदर, उसके वेट के वजह से वो ज्यादा एस्टेनोस्फीयर के अंदर आता है। बट यहाँ पे इरोशन हो गया है तो अपना वेट लेस हो गया है और नीचे से थोड़ा ऊपर की तरफ आ गया है। जैसे इस इमेज में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ग्लेशियल आइस रहा है पहले, तो इसकी वजह से ये ऊपर में बहुत ज्यादा वेट है, तो ये नीचे की तरफ बेंड हुआ है, ये जो लाइन है ये। एंड जब ये ग्लेशियर आइस जो है ये पूरा यहाँ से मेल्ट हो गया है, तो क्या हुआ है, वो ऊपर के तरफ आने लगा है, मतलब रिबाउंड होने लगा है, पहले जिस जगह पे था उस जगह पे आने लगा है। लास्ट में कुछ भी यहाँ पे ग्लेशियर आइस नहीं है, तो पहले उसका जो लाइन था उस जगह पे ही वो आ गया है। अब इस जगह पे अगर ग्लेशियर आइस आ जाए तो क्या होगा, ये धीरे धीरे बेंड होके पहला जो फॉर्म था, पहले जो यहाँ पे बना था वैसे ही बन जाएगा। तो weight of the crust is less when the surface material from mountain is removed by the erosion। तो माउंटेन के ऊपर से जब इरोशन हो जाएगा तो उसका वेट लेस हो जाएगा। विथ लेस वेट द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट राइज वर्टिकली इन द मैंटल, तो इसकी वजह से वो वर्टिकली ऊपर की तरफ आएगा। हमने अभी इमेज में आपको समझाया कि वेट अगर लेस हो जाए इरोशन की वजह से तो वो थोड़ा ऊपर आ जाएगा, क्योंकि उसका वेट कम हो गया है। इन दिस प्रोसेस द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ब्रेक इनटू अ नंबर ऑफ ब्लॉक बिकॉज ऑफ टेंशनल फोर्स। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो वर्टिकली ऊपर राइज हो रहा है वो बहुत सारे ब्लॉक में यहाँ पे ब्रेक हो जाता है फोर्स की वजह से, क्या टेंशनल फोर्स की वजह से वो बहुत सारे ब्लॉक में यहाँ पे मतलब डिवाइड हो जाता है। मेनी माउंटेन बेल्ट स्टैंड हाई अबव द सराउंडिंग टेरेन बिकॉज ऑफ द क्रास्टल थिकनिंग। तो क्रास्टल थिकनिंग क्या है, जो थिक माउंटेन है, मतलब थिक जो एरिया है। तो मेनी माउंटेन बेल्ट स्टैंड हाई अबव द सराउंडिंग टेरेन बिकॉज ऑफ क्रास्टल थिकनिंग। तो क्रास्टल थिकनिंग के वजह से बहुत सारे माउंटेन हाई मतलब ऊंचा यहाँ पे रहता है, सराउंडिंग से ऊंचा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे मटेरियल है, माउंटेन बहुत ज्यादा मतलब थिक है, बहुत भारी है, इसके लिए वो साइड का जो एरिया है उससे हाई लेवल पे रहता है। इफ वी पुट सेवरल ब्लॉक ऑफ वुड ऑफ डिफरेंट थिकनेस इन द वाटर, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी है जिसके ऊपर आप बेस करके पूरा समझ सकते हो। ये मानो एक वाटर का लेवल है, ठीक है, यहाँ पे वाटर है। तो इफ वी पुट सेवरल ब्लॉक ऑफ वुड ऑफ डिफरेंट थिकनेस, यहाँ पे अगर हमने बहुत सारे वुड यहाँ पे अलग अलग थिकनेस का यहाँ पे देते हैं, मतलब कुछ लंबा कुछ छोटा कुछ भारी ऐसे करके, तो दोस ब्लॉक विल फ्लोट बिकॉज वुड इज लेस डेंस देन वाटर। वुड वाटर से लेस डेंस है, इसकी वजह से वो फ्लोट करेगा, बट उसका जो थिकनेस है उसकी वजह से वो अलग अलग फ्लोट करेगा, क्योंकि अलग अलग थिकनेस की वजह से उसका डेंसिटी भी अलग अलग है। Thicker block protrudes higher above the surface of water than the thinner block। तो thicker जो ब्लॉक है वो क्या होगा, सरफेस ऑफ वाटर से थोड़ा ऊंचा रहेगा थिनर ब्लॉक से, क्योंकि उसका डेंसिटी ज्यादा है, तो उसका वो ज्यादा पार्ट ऊपर रहेगा, ज्यादा पार्ट नीचे रहेगा, ऐसे करके वो एडजस्ट करेगा। थिनर ब्लॉक का ज्यादा पार्ट ऊपर नहीं रहेगा, ज्यादा पार्ट नीचे नहीं रहेगा, क्योंकि वो थिनर है इसलिए। दे आर मोर डीपली सबमर्ज्ड टू कंपेंसेट फॉर देयर लार्जर साइज, ठीक है।
तो उसके साइज लार्ज होने की वजह से वो नीचे की तरफ ज्यादा करके सबमर्ज्ड होगा, उसका ये साइज को कंपेंसेट करने के लिए, इस जो बैलेंस है इसको कंपेंसेट करने के लिए। तो पानी में अगर एक बड़ा ब्लॉक रहता है और एक छोटा ब्लॉक रहता है, मतलब डिफरेंट थिकनेस का, डिफरेंट डेंसिटी का, तो जो बड़ा ब्लॉक है इसका डेंसिटी ज्यादा है, इसलिए ये ऊपर के तरफ भी ज्यादा इसका पार्ट है, लार्ज एरिया रहेगा, एंड नीचे के तरफ भी इसका ज्यादा पार्ट रहेगा, क्योंकि ये लार्ज है, बड़ा है, इसलिए इसका ज्यादा पार्ट नीचे सबमर्ज होगा एंड होके वो बैलेंस क्रिएट करेगा। यहाँ पे द सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ द ब्लॉक इज द रूट ऑफ द फ्लोटिंग ब्लॉक। तो यहाँ पे जो ब्लॉक फ्लोट कर रहा है, तो यहाँ पे माना गया है कि नीचे जो सबमर्ज्ड हुआ है वो है रूट ऑफ द ब्लॉक। So this mountain have buoyant crustal root that extend deep into the supporting material below। तो यहाँ पे अगर आप माउंटेन को देखोगे, अब तो ऊंट के बदले में अगर आप माउंटेन को देखोगे, तो माउंटेन का जो पार्ट नीचे के तरफ है, सबमर्ज्ड होके है, वो है इसका रूट, जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं बैलेंस करने में। If we put another small block of wood at top of one of the block, तो ये जो ब्लॉक हमने यहाँ पे दिया, इसके ऊपर अगर हम और एक ब्लॉक यहाँ पे देते हैं तो क्या होगा, ऊपर अगर और एक ब्लॉक यहाँ पे देंगे तो वेट यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये जो एरिया है, ये जो वुड है, ये और भी नीचे की तरफ आ जाएगा, क्योंकि ये ऊपर ज्यादा वेट दिया गया है, तो वो खुद को बैलेंस करने के लिए ऊपर नीच करके एक इक्विलिब्रियम स्टेट में आने के लिए थोड़ा नीचे आ जाएगा। एंड जैसे माउंटेन में हुआ है, हमने कहा द कॉम्बाइंड ब्लॉक वुड सिंक अंटिल ए न्यू आइसोस्टैटिक बैलेंस वाज रीच्ड। तो जब तक एक बैलेंस फिर से क्रिएट नहीं हो जाता है तो वो नीचे सिंक करेगा। दिस प्रोसेस ऑफ स्टैब्लिशिंग अ न्यू लेवल ऑफ ग्रेविटेशनल इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट। तो ये जो प्रोसेस है, फिर से इक्विलिब्रियम पाने के लिए जो एक यहाँ पे एक काम यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, फिर से बैलेंस करने के लिए जो वो प्रोसेस यहाँ पे स्टैब्लिश हुआ है, वो ही है आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट। ठीक है, तो ये इमेज अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे इरोशन हुआ है। इस इमेज में दिखाया गया है कि यहाँ पे, मानो मैं एक ड्रॉ करके दिखाती हूँ, यहाँ पे माउंटेन है, ठीक है, ऊपर का पार्ट अगर धीरे धीरे इरोड हो जाएगा तो कम हो जाएगा यहाँ से, तो ये थोड़ा ऊपर आ जाएगा, नीचे से ऊपर आ जाएगा, ऊपर से अगर कम हो जाता है तो ये नीचे से ऊपर आ जाएगा। अगर माउंटेन के ऊपर और भी सेडिमेंटेशन देके माउंटेन और भी ऊंचा हो जाता है तो क्या होगा, ये और भी नीचे आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऊपर वेट आया है, उसकी वजह से ये और भी नीचे आ जाएगा। तो ऊपर जब फिर से नए तरीके से वेट आता है एंड लोड होता है एंड अनलोड होता है, तब ये जो एरिया है, ये जो रिलीफ फीचर्स है, अब खुद को एडजस्ट करने के लिए जो एक प्रोसेस में आते हैं, बैलेंस करने के लिए ये सिंक करते हैं, नहीं तो अगर इरोड हो जाता है तो थोड़ा ऊपर आते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है खुद को एडजस्ट करने के लिए, फिर से नए बैलेंस में आने के लिए जो ये प्रोसेस होता है, इसको ही हम कहते हैं आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट। तो इस इमेज में अगर हम देखेंगे तो वुड का जो हमने अभी दिखाया, तो वुड है, ये पानी में दिया गया है, तो इसका ये पार्ट सबमर्ज्ड हुआ है एंड ऊपर ये पार्ट फ्लोट कर रहा है, क्योंकि वुड वाटर से लेस डेंस है, इसकी वजह से। ऊपर अगर और भी वुड हम यहाँ पे देते हैं तो क्या होगा, ये और भी नीचे आएगा, इसका लेवल और भी नीचे आएगा, नीचे आके वो अपना लेवल एंड बैलेंस मेंटेन करेगा। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे अगर ज्यादा हम वेट देते हैं तो यहाँ पे फोर्स कम होता है, तो इसकी वजह से वो नीचे आते हैं। तो माउंटेन में भी एंड पृथ्वी के क्रस्ट एंड एस्ट्रोनोस्फीयर के अंदर भी सेम चीज होता है। माउंटेन के ऊपर अगर सेडिमेंटेशन ज्यादा आके जमा होता है तो वो और भी नीचे आ जाता है, ऊपर से अगर इरोड हो जाता है तो वो थोड़ा ऊपर आ जाता है। तो ये जो प्रोसेस है, इसको ही हम कहते हैं आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट। तो आई थिंक आपको समझ में आया है व्हाट इज आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट। ये अलग से क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट इज आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट, एंड प्रिंसिपल के अंदर तो है ही। तो आई थिंक आज का ये पार्ट आपको समझ में आया है। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। एंड इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू देन प्लीज सब्सक्राइब रूम टू ज्योग्राफी। मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।